जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं विज्ञान डिस्कस करूंगा कक्षा 8वीं की। कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम को हम डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, क्लास 6 विज्ञान हमने कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 7 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब 8th को डिस्कस करते हैं, समरी के हिसाब से डिस्कस करते हैं। दोस्तों बुक में बहुत ज्यादा लिखा रहता है, अपने को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। कंपटीशन एग्जाम में जो साइंस पूछी जाती है तो बेसिक नॉलेज अपने दिमाग में क्रिएट हो सके, है ना। एनसीईआरटी की बुक है। इस लेक्चर में मैं अध्याय पहला डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है चैप्टर पहले का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों मेरी नोट्स से डिस्कस करता हूं मैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे बनाया था नोट्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बेसिक नॉलेज हमको क्रिएट हो सकेगा इससे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। कमेंट करें दोस्तों, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जब भी मैं आगे के लेक्चर जल्दी जल्दी बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर पहला है। राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, राइटिंग के ऊपर नहीं जाना है, कंटेंट के ऊपर जाना है और क्वालिटी के ऊपर जाना है। तो दोस्तों कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर पहला है, जिसका नाम है फसल उत्पाद एवं प्रबंध। फसल उत्पाद एवं प्रबंध, है ना। फसल उत्पाद एवं प्रबंध एनसीईआरटी की समरी हम हैंडराइटिंग नोट्स से डिस्कस करूंगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं। फसल उत्पाद एवं प्रबंध का मतलब होता है फसल की खेती करना और उसका भंडारण करना। फसल उत्पादन और प्रबंधन करना जीवन व्यापन के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, जीवन व्यापन के लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कल्टीवेशन एंड स्टोरिंग क्रॉप, है ना। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइवहुड, जीवन व्यापन के लिए जरूरी है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं थोड़ी सी इसकी समरी क्या है करके। तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों, समझने वाली बात है। यहाँ पे मतलब होता है, यहाँ फसल उत्पादन का मतलब है बड़े पैमाने पर पौधों की खेती करना। वहीं प्रबंधन का मतलब होता है दोस्तों फसलों की वृद्धि, विकास और उपज में सुधार करना। इन सब चीज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। फसल उत्पाद और प्रबंधन से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फसल क्या होती है, तो पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लगभग 1 10 100 1000 10,000 यानी 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य जो है घूमते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज से समूह वितरण करते थे दोस्तों। समूह में वितरण करते थे भोजन के लिए और आवास के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे। फिर कालांतर में उनके दिमाग में एक आइडिया आया, खेती करना शुरू करा उन्होंने। तो कालांतर में खेती शुरू की गई, चावल की खेती, गेहूं की खेती और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करने लगे दोस्तों। ये मनुष्य लोग, इनके दिमाग में आइडिया क्रिएट हुआ तो बोले अपन खेती करते हैं, है ना। तो खेती करने लगे अनाज उत्पादन के लिए, खाने के लिए, है ना, जीवन व्यापन के लिए, है ना। तो ये समझ आया आपको। कालांतर में खेती शुरू करी, चावल, गेहूं, अन्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने लगे दोस्तों। तो पहला फैक्ट देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो फसल की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं और चावल, गेहूं की फसल, चावल की फसल, ऐसा बोलते हैं कि नहीं अपन। तो ये है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन होती है फसल की, एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। इतना समझ में आया क्या। भारत एक विशाल देश है दोस्तों। भारत कैसा है, तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप हो गया, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हैं दोस्तों। जलवायु परिस्थितियां हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है दोस्तों। एक क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। देश के विभिन्न भागों पर विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। देश के विभिन्न भागों पर विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है, क्योंकि भारत में फसलों में विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है दोस्तों। जैसे जिसमें से अनाज हो गया, जैसे दालें, तिलहन फसल, सब्जियां, मसाले, नकदी फसल शामिल है, जो विभिन्न जलवायु और भौगोलिक क्षेत्र में उगाई जाती है दोस्तों। जो विभिन्न जलवायु और भौगोलिक क्षेत्र में उगाई जाती है, ये अपने को जानकारी के लिए पता होना। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है दोस्तों। फसलों को कैसा करें, 2 वर्गों में बांट दिए। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, वे इस प्रकार है। एक होता है दोस्तों खरीफ की फसल। एक क्या होता है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल दोस्तों याद रखना है, खरीफ की फसल, ये फसल मानसून पर निर्भर होती है और इस फसल को मौसम, इस फसल जो ये फसल है मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है दोस्तों, है ना। तो क्या समझ में आया, ये फसल मानसून पर निर्भर होता है और ये फसल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चलता है ना।
तो आप देखो क्या कहना है इसका, परीक्षा में क्या क्या आता है। इसे सयालू कहते हैं, याद रखना है कभी। खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? सयालू कहते हैं। वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन मानसून के टाइम होता है दोस्तों, और मानसून आता है कब? जून जुलाई में आता है ना। मानसून कब आता है? तो मानसून 1 से लेकर 15 जून तक के केरल में आता है, फिर मध्य प्रदेश में आते तक के 15 जून हो जाता है, लौटता है फिर मानसून शरद ऋतु में दिसंबर के टाइम पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है ना। तो ये अपन ने सुने होंगे। तो भारत में वर्षा ऋतु जो है मानसून जून से आता है, जून से सितंबर तक रहता है। जून से सितंबर तक रहता है मानसून, कोई दिक्कत ही नहीं है। मानसून आता है फिर पानी गिरना शुरू होता है, तो जून से सितंबर तक रहता है। जून जुलाई माह में बोई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जब मानसून आता है जब बोई जाती है। तो मानसून जून और जुलाई में आता है, कई बार लेट हो जाता है, जुलाई पहुंच जाता है। तो अपने को याद रखना है जून में, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है दोस्तों। तो अक्टूबर नवंबर में ही दिवाली आती है, आपने देखा होगा हर साल, है ना। और त्यौहार जो मनाएंगे दोस्तों तो उसमें हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा त्यौहार। तो उसके लिए खुशी की जरूरत पड़ेगी, और खुशी पैसा रहेगा तो जरूरत पड़ेगी, और पैसा आएगा फसल कटेगी जब, है ना। तो अच्छी पैदावार होगी, अच्छी फसल होगी दोस्तों, तो उससे खुशी होगी, मन में पैसा आएगा, है ना। किसान खुश होंगे, देश विदेश यानी देश में सब खुशी मिलेगी। तो अपने देश में त्योहार भी जो है फसलों पर निर्भर करते हैं दोस्तों, उसी हिसाब से बनाए गए हैं। तो आपने देखा होगा अक्टूबर और नवंबर में ही दिवाली आती है हर साल। कोई साल अक्टूबर में आती है, कोई साल नवंबर में आती है। तो मानसून आता है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ये याद रखना है ना। खरीफ फसलों के लिए गर्म और नम की आवश्यकता होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये एसएससी में पूछा था एक बार। खरीफ की फसलों के लिए गर्म, देखो गर्मी रहती है नहीं उस टाइम पे, जून में गर्म और नम, जब पानी आता है तो नमी हो जाती है, तो गर्म और नम की आवश्यकता होती है। कभी पूछा खरीफ फसलों के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है बच्चे लोग, तो गर्म और नम की आवश्यकता होती है। एक तो गर्म और नम, ये एसएससी में पूछा गया था और पूछा जा सकता है ना। तो इसके उदाहरण देखते हैं खरीफ की फसल के। खरीफ की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। खा से खरीफ, खा से होता है खीर, खा से खरीफ, खा से होता है खीर। खीर बनती है दोस्तों किससे? चावल से। चावल को लगता है क्या? पानी। चावल को लगता है पानी, और पानी आता है कब? मानसून आता है जब। और मानसून कब आता है? जब जून और जुलाई में, जून जुलाई में। समझ में आया क्या? खा से खीर यानी खा से खरीफ, खा से खीर, और खीर बनती है चावल से। तो चावल काय की फसल है? खरीफ की फसल है। इतना समझ में आया। और चावल को लगता है पानी, पानी लगा तो पानी कब आता है? मानसून आता है तब, और मानसून आता है जून जुलाई में। तो ऐसा याद रखना है। तो खरीफ की फसल का मोस्ट एग्जाम्पल है एक चावल। चावल को क्या कहते हैं दोस्तों? धान। कभी चावल ऑप्शन नहीं देगा तो धान देगा, याद रखना है। चावल ऑप्शन नहीं देगा तो धान देगा, धान, है ना, धान देगा। इसके अलावा अरहर। अरहर क्या होता है दोस्तों? जिसे तुअल दाल या पीली दाल भी कहते हैं, उसको अरहर कहते हैं। जिसको तुअल दाल या पीली दाल भी कहते हैं, अरहर कहते हैं उसको। ये भी एक प्रकार की खरीफ की फसल है। तिलहन फसल में इसमें अंतर्गत आ गई दोस्तों। तिलहन फसल वाली फसल होती है जिससे वनस्पति तेल निकाला जाता है, जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, उसे तिलहन फसल कहते हैं। ये भी खरीफ की फसल है। सोयाबीन कैसी फसल है पूछेगा? खरीफ की फसल है। मक्का कैसी फसल है पूछेगा? खरीफ की फसल है। मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। तिल जिसके गजक बनते कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कपास कैसी फसल है? तो बोले खरीफ की है। बाजरा कैसी है? तो खरीफ की है। गन्ना कैसी फसल है? तो खरीफ की है। ज्वार कैसी है? तो खरीफ की है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इनमें से कौन सी बताओ, खरीफ की है, खरीफ की नहीं है, ऐसा भी पूछा गया है कई बार। तो इसको याद रखना है दोस्तों। याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे कि चावल याद रख लो। इसके अलावा मक्का याद रखना है, मक्का पूछा जाता है। मूंगफली याद रखना है। मूंगफली के अलावा कपास, ठंडी लगती है तो कपास का रजाई ओढ़ते हैं अपन, और ठंडी कब लगेगी? जब ये बरसात खत्म होगी, तो कपास याद रख लो, है ना। गन्ना में पानी रहता है कि नहीं? पानी आता है जब भाई खरीफ की फसल बोते हैं और इसको चूस के खाते हैं, और उसके अंदर पानी रहता है, रस रहता है, रस में पानी रहता है, ये याद रख सकते हैं। ज्वार, तो इतनी चीजें याद रखना है। तो ये चीज पता रहना चाहिए अपने को। जून जुलाई में बोई जाती है, मानसून आता है तब, और अक्टूबर नवंबर में काट डालते हैं, सब लोग काट देते हैं, है ना। और गर्म और नम की आवश्यकता पड़ती है, खत्म खेल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रबी की फसल। रबी बहुत ईजी है दोस्तों, रबी बहुत ईजी है। रबी की फसल जो है बहुत ईजी है। रबी की फसलें वे फसल होती है जिन्हें सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और वे वसंत ऋतु में काट देते हैं, है ना, वसंत ऋतु में काट देते हैं। रबी की फसलों को सर्दियों की फसलें भी कहा जाता है दोस्तों। रबी शब्द जो है फारसी भाषा के रबी से निकला है, जिसका अर्थ होता है वसंत, जिसका अर्थ होता है वसंत। वसंत में काटते हैं इसलिए वसंत, है ना, वसंत। तो शीत ऋतु में उगाई जाती है, बोई जाती है या उगाई जाती है, उगाते हैं खासकर इसको शीत ऋतु में उगाई जाती है, उन्हें उनालू कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं, उनालू। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कई बार। ये पूछ लेता है, याद रखना है। रबी की फसल को उनालू कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है दोस्तों। देखो, अक्टूबर नवंबर में अपन रबी की फसल को काटे, और जैसे ही काटे वैसे ही अपन ने, नहीं रबी कहता हूँ, खरीफ की फसल को काटे अपन ने अक्टूबर नवंबर में, और जैसे ही काटे वैसे ही रबी बो दिए। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो मार्च अप्रैल में आती है दोस्तों होली, और होली में अपन चना चोरने, गेहूं चोरने जाते हैं कि नहीं, है ना, जाते थे पहले, अब नहीं जाते। तो होली कभी मार्च में आती, कभी अप्रैल में आती है। तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है दोस्तों, काटे कि नहीं, काट ली जाती है। रबी की फसल के लिए गर्म एवं शुष्क की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। गर्म और शुष्क की आवश्यकता होती है। ये पूछा जाता है, एक बार पूछा गया एसएससी में। तो गर्म और शुष्क की आवश्यकता होती है रबी की फसल के लिए। समझ में आ गया। अब शिवरात्रि भी आती है मार्च अप्रैल में, है ना, तो काटते टाइम पे, है ना, जब फसल पकती है ना, तो मार्च में आती है शिवरात्रि। तो अपन शिवरात्रि में जब पूजा पाठ करने जाते हैं, महादेव को खुश करने, महादेव की पूजा करने जाते हैं, तो अपन वहाँ पे सबसे पहले चना चढ़ाते हैं। चना चढ़ाते हैं कि नहीं, तो चना कौन सी फसल है, रबी की फसल है दोस्तों। गेहूं भी चढ़ाते हैं, गेहूं भी चढ़ाते हैं, और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बोलते हैं भगवान को, है ना। तो ये महादेव, तो जय महाकाल, तो ये वीडियो वायरल हो जाना चाहिए, है ना, जय महाकाल, ये वीडियो वायरल हो जाना चाहिए। तो चना दोस्तों, चना जो है, चना काय की फसल है, रबी की है। गेहूं काय की है, रबी की है। सरसों काय की फसल है, रबी की है। राई अलग होता है दोस्तों, राई जो होता है सरसों टाइप का ही होता है, लेकिन छोटे दाने होते हैं जिसमें अचार वचार में प्रयोग किया करते हैं। तो राई काय की फसल है, रबी की है। मटर रबी की फसल है। मूंग रबी की फसल है। अलसी रबी की फसल है दोस्तों। गेहूं काय की, रबी की है। आलू रबी की है। उड़द दाल होती है, लेकिन उड़द दाल रबी की है। जौ होता है दोस्तों एक, जौ, ये भी रबी की फसल है। तो इसका ट्रिक का भी मैं बताऊंगा आखिरी में। तो रबी की फसल समझ में आया कि ये एग्जांपल याद रखना है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सी रबी की फसल है या नहीं है, ऐसा ही पूछ लेता है। अपने को पता ही नहीं रहता कौन सी नहीं है करके, इसलिए पता रहना चाहिए, पेपर में आता है ना। तो ये समझ में आया कि ये पूछा जाता है शीत ऋतु में, है ना। जैसे ही काटे उधर अपन ने रबी को, खरीफ को, इसको बो देते हैं गप से, है ना। तो इसको दन्न से बोया अपन ने, तो अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं, और मार्च अप्रैल में आती है पप्पा होली। तो होली में अपन जाते हैं चना चोरने, ऐसा याद रखना है। शिवरात्रि भी आती है मार्च में, फसल पकती है, चढ़ाते हैं, है ना। तो ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल के लिए गर्म एवं शुष्क की आवश्यकता होती है, और ये एग्जाम्पल जो मैंने बताया ये याद रखना है डायरेक्ट। चना इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, गेहूं इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा राई और सरसों ये भी याद रखना है, आलू याद रखना है, जौ मटर ये सभी याद रखना है कहाँ वहाँ। बात करते हैं हम, कई स्थानों पर दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है दोस्तों। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, ये अपने को पता होना। व्यापारिक फसल की बात करते हैं अपन। व्यापारिक फसल जिसे नगदी फसल भी कहते हैं, व्यापारिक फसल जिसे नगदी फसल भी कहते हैं, नगदी फसल। व्यापारिक फसलें वे फसलें होती है जिन्हें मुख्य रूप से लाभ कमाने यानी कि बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है, ना कि खुद के उपयोग के लिए, ना कि खुद के उपयोग के लिए, बल्कि लाभ कमाने के लिए, है ना, लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है दोस्तों। जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, पूछा जाता है। पटसन की खेती होती है दोस्तों, है ना। मेस्ट की खेती होती है, चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती, कहुआ और चुकंदर, ये व्यापारिक फसलें जिसको नकदी फसल कहते हैं, नगद पैसे मिलते हैं दन्न से, है ना, तो इसको बोलते हैं, है ना। तो कपास की हो गया, गन्ना की, है ना, जिनके खेत में गन्ना होता है काफ़ी अच्छे मुनाफा मिलता है उसको दोस्तों, गुड़ बनता है उससे, शक्कर बन रहा है, सरकार खरीदती है, बेच देते हैं, है ना। तो व्यापारिक फसलें जैसे नकदी फसल जो कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, पटसन, मेस्ट, चाय, कॉफी, कौवा और चुकंदर, ये कौवा का बीज होता है, कौवा और चुकंदर, ये समझ में आ गया। इसको बोलते हैं दोस्तों व्यापारिक फसलें। आगे समझ। अब बात करते हैं अपन जायद फसलें की। जायद फसलें वे फसलें होती है जो खरीफ और रबी के बीच में भारत में मार्च से जून के बीच उगाई जाती है। मार्च से जून यानी मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून में काट लेते हैं, जून जुलाई में। मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं इसको, जायद फसलें, है ना। तो जायद फसलें क्या होती, खरीफ और रबी के बीच भारत में मार्च से जून के बीच उगाई जाने वाली ग्रीष्मकालीन फसल है, जिसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा और सब्जियां शामिल है। तो इसमें कौन सी शामिल होती है, एक तो तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, टेंगरा,
ये सब और सब्जियां शामिल है दोस्तों। ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। याद रखना, जायद फसलें ऐसा पूछ लेता है इसके एग्जाम्पल में। फसल पद्धति को देख लेते हैं अपन, फसल पद्धति क्या है। तो फसल पद्धति दोस्तों, फसल पद्धति फसल कैसे की जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रम पता होना, क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को पलटना और पोला बनाना ताकि उसमें पौधे वृद्धि कर सके। और मिट्टी का पानी और वायु द्वारा अपरदन रोकने के लिए मिट्टी को समतल करना भी जरूरी है दोस्तों, समतल करना भी जरूरी है। तो अपनों को पता होना मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला है। दूसरा बुआई करना। बुआई का मतलब यह खेतों में बीज डालने की विधि है दोस्तों। बुआई खेतों में बीज डालने की विधि है, इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। तो दूसरा क्या होता है, बुआई करना। उसके बाद खाद्य एवं उर्वरक देना। उनको खाद्य देंगे और उर्वरक देंगे तो फायदा मिलेगा, तो खाद्य एवं उर्वरक देना है ना, खाद्य एवं उर्वरक देते हैं। उसके बाद सिंचाई करते हैं, पानी की जरूरत पड़ेगी, सिंचाई करेंगे जब तो बीज अंकुरित होंगे, है कि नहीं। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा का मतलब है खेतों में फसल के साथ साथ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं, ये अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं दोस्तों। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई, निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं दोस्तों, है ना। तो खरपतवार हटाने के लिए को अपने हाथों से भी हटाते हैं, कई दवाएं आ गई है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। तो निराई समझ में आ गया। निराई करने के बाद जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसकी कटाई करना। कटाई करने के बाद उसका भंडारण कर देते हैं दोस्तों, गोदामों में और कई जगह, तो भंडारण करना। तो ये क्रम पता होना। सबसे पहले क्या आता है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई, फिर खाद्य एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, फिर व्यापार नहीं, खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर कटाई करना और भंडारण कर देना दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे इसके पहले एक थ्रेसिंग भी की जाती है दोस्तों। कटाई करने के बाद उसको भंडारण करने के पहले क्या करते हैं, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मशीन से बीज को फल से बीज को अलग किया जाता है ना। जब फल पक जाती हैं तो काटा जाता है। फसल को काटने को कटाई, कटाई कहते हैं दोस्तों। जब फसल को काटते हैं कटाई कहते हैं। काटी गई फसलों को बीज दानों से अलग किया जाता है, जिसे थ्रेसिंग कहते हैं दोस्तों। थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा भी किया जाता है, जैसे हार्वेस्टर और थ्रेसिंग संयुक्त रूप से जो आते हैं, हार्वेस्टर मशीन, उसके द्वारा भी किया जाता है। तो कटाई के बाद थ्रेसिंग होती है, फिर भंडारण होता है। अपन बात करते हैं ये पोली मिट्टी। पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले केचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, आ चुका है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, है ना। मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, हवा और पानी को मिट्टी में पहुंचने और कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसी कारण केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों। एक बार एग्जाम्पल में आया था, क्वेश्चन में आया था एग्जाम में, किसानों का मित्र किसको कहा जाता है। ऑप्शन में बैल था, ऑप्शन में हल था, ऑप्शन में केचुआ था। याद रखना, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बता दिया मैंने। कल्टीवेटर की बात करते हैं दोस्तों। कल्टीवेटर क्या होता है, एक कृषि उपकरण है जिसका इस्तेमाल मिट्टी को ढीला करने, खरपतवार को हटाने और रोपण के लिए तैयार करने में किया जाता है दोस्तों। रोपण के लिए तैयार करने में किया जाता है, इसलिए इसको रोटावेटर भी कहते हैं, इसको रोटावेटर भी कहते हैं। कल्टीवेटर को रोटावेटर भी कहते हैं। जुताई के काम आता है, ट्रैक्टर द्वारा लगा रहता है ना। समय श्रम दोनों बचाता है दोस्तों। समय भी बचाता है, श्रम मजदूरों से जो काम करवा देते हैं अपन, वो दोनों बचाता है दोस्तों, है ना, दोनों बचाता है। कल्टीवेटर आ गया, पहले तो सब हाथ से ही करते थे, तो कल्टीवेटर जो जुताई करते हैं ना, पीछे रहते हैं लगे हुए ट्रैक्टर के साथ, वही वाला है दोस्तों। इसके अलावा सीड ड्रिल के बात करते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है, तो सीड ड्रिल कृषि में उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है दोस्तों, जो फसलों के बीज बोता है, जो फसलों में बीज बोता है। सीड का मतलब ही तो बीज होता है, बीज बोता है ना। उसे मिट्टी में रखता है और ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने पर उन्हें विशिष्ट गहराई तक दबा देता है, बीजों को विशिष्ट गहराई तक दबा देता है दोस्तों, उसे ही कहते हैं सीड ड्रिल। आजकल बुआई के में प्रयोग होता है, जो बोते हैं ना, बीज डालते हैं तो बुआई में प्रयोग होता है। तो कल्टीवेटर और सीड ड्रिल याद रखना इंपॉर्टेंट है।
पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद्य एवं उर्वरक। खाद्य एवं उर्वरक मिलाया जाता है दोस्तों। खेतों में खाद्य तथा उर्वरक का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि मृदा में पोषक तत्वों और जैव पदार्थों के अभाव को पूरा करने के लिए करते हैं। अभाव को पूरा करने के लिए करते हैं। खाद्य एवं उर्वरक दोनों ही पौधों के पोषक के प्रमुख स्रोत है दोस्तों, प्रमुख स्रोत है, इसलिए उन्हें फसल उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए खाद्य और उर्वरक को फसल उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ये पता होना। खाद्य जो होता है एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ होता है जो एक पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वो एक पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। यह अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, जिसका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है और खाद्य तैयार होता है दोस्तों। खाद्य तैयार होता है। तो कभी पूछा खाद्य क्या है? तो खाद्य जो है एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ है जो पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है और यह अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। वहीं उर्वरक क्या होता है? तो उर्वरक जो है रासायनिक पदार्थ होता है। ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है। खाद्य और उर्वरक जो है रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है दोस्तों, विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहाँ करते हैं? फैक्ट्रियों में किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में नाम है यूरिया दोस्तों, एक प्रकार का उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट ये है एक प्रकार का उर्वरक है। सुपर फॉस्फेट एक प्रकार का उर्वरक है। पोटास एक प्रकार का उर्वरक है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके का फुल फॉर्म आ सकता है। एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दोस्तों। फास्फोरस और पोटेशियम ये सब उर्वरक है दोस्तों। ये सब क्या है? उर्वरक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो उर्वरक जो होता है एक रासायनिक पदार्थ होता है और खाद्य जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ये अपने को पता होना। उसके बाद देखते हैं आगे। उर्वरकता के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में नमी आ जाती है दोस्तों। मिट्टी में नमी नहीं, मिट्टी में कमी आ जाती है ना, इसलिए उसे उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या बोला है? उर्वरकता के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में कमी आने लगती है, पोषक तत्वों की कमी आने लगती है, इसीलिए उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद जो गुड़ों में अपन गोबर से तैयार करते हैं, जैविक खाद जो अपघटन से बनता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक से जल प्रदूषण भी होता है दोस्तों। उर्वरक से जल प्रदूषण भी होता है। जो अपन खाद डालते हैं यानी उर्वरक डालते हैं, है ना, जैसे यूरिया डाल रहे हैं कुछ, उससे जल प्रदूषण भी तो हो रहा है कि नहीं? तो उससे जल प्रदूषण भी होता है, ये अपने को पता होना, ये पता होना। खाद्य का उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है दोस्तों। जो खाद्य डालते हैं ना अपन, जो अपघटन से बन रहा है, खाद्य का उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी में सभी पोषक की प्रतिपूर्ति भी होती है दोस्तों, प्रतिपूर्ति होती है। मिट्टी में जो भी पोषक तत्व की कमी है उसकी पूर्ति भी होती है खाद्य डालने से। उर्वरक की बात नहीं हो रही है, खाद्य की बात हो रही है। ये समझ में आ गया होगा आपको। बात करते हैं अनाज का जो फसल होती है, फसल पकने में 3 से 4 महीने तक के समय लगता है दोस्तों। 3 से 4 महीने तक के का समय लगता है, ये अपने को पता होना। अनाज या फसल पकने में कभी कभी 3 से 4 महीने तक के का समय लगता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। यह फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है दोस्तों, में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन सा बैक्टीरिया है ये पूछा जाते रहता है, याद रखना है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है फलीदार पौधों की जड़ों और गांठों में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया मिट्टी में भी पाया जाता है दोस्तों। राइजोबियम बैक्टीरिया इन पौधों की जड़ों में चिपक जाते हैं और गांठ बनाते हैं। ये गांठ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती है और इसे अमोनिया में बदल देती है, स्थिर करती है और इसे अमोनिया में बदल देती है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाने वाले पौधों के नाम है, जैसे मटर हो गया, सेम का पौधा, चना में, मूंग में, उड़द में, सोयाबीन में, इन सब में पाया जाता है दोस्तों। याद रखना, ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट है सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से हैं ये देखते हैं। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में नदी, नहर, तालाब, कुएं और रहट शामिल है दोस्तों। प्राचीन काल से ही फसलों को पानी देने के उपयोग किए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के हिसाब से सिंचाई के पारंपरिक तरीके में एक आता है मोट, जिसे झिरनी भी कहते हैं, जिसे झिरनी या गिरनी के माध्यम से ऊपर पानी लाया जाता है और डाला जाता है खेतों में, है ना। चेन पंप के थ्रू भी सिंचाई की जाती है। सिंचाई के तरीके ठेकली नाम का एक है जिससे सिंचाई करते थे, ठेकली। रहट इंपॉर्टेंट है, पारंपरिक तरीका है ये। छिड़काव तंत्र भी होता है दोस्तों। छिड़काव तंत्र से धीरे धीरे पानी दिया जाता है कम मात्रा में, है ना। उसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। देखे होंगे आपने, कई खेतों में ऐसा लगा रहता है, यहाँ से पानी के छिड़काव होते रहते हैं, घूमता है नीचे, है ना। तो उसके अलावा ड्रिप तंत्र ये भी सिंचाई के तरीके हैं दोस्तों, पारंपरिक तरीके। तो खेतों में सिंचाई के लिए नदी द्वारा सिंचाई की जाती है, तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, नहर के माध्यम से, है ना, और सिंचाई की जाती है, कुएं द्वारा सिंचाई की जाती है, रहट द्वारा सिंचाई की जाती है, बेड़ी से सिंचाई भी करते हैं, आदि पारंपरिक साधनों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों, याद रखना है। खरपतवार क्या होता है? खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी जगह पर बिना बोए उग जाते हैं दोस्तों, है ना। जो कचरा उग जाता है बिना बोए उग जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि पानी, पोषक तत्व और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा बनते हैं दोस्तों ये। तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जो खरपतवार हटाते हैं, कई बार हाथों से हटाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, और है ना, एक एक पौधों को निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? निराई कहते हैं, याद रखना है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार नाशी भी आता है दोस्तों। कई बार खेत में खुद घुस के नहीं उठाते तो दवा डाल देते हैं। तो खरपतवार नष्ट करने के लिए कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, जिनमें से लोकप्रिय उपनाम जैसे पेंटीमेथिलीन नाम की दवा आती है, जिसका छिड़काव कर दिया जाता है। एट्राजिन नाम की दवा आती है। आइसोप्रोट्यूरान नाम की दवाई आती है, और सूमी गोल्ड नाम की दवाई आती है, जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए खेतों में छिड़काव तंत्र के द्वारा डाली भी जाती है दोस्तों। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, रसायनों के उपयोग से भी छिड़काव कर देते हैं, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं दोस्तों। फसलों की दराती यानी हंसिया, दराती बोलते हैं हंसिया को। दराती से भी काटा जाता है। फसलों को काटने के लिए हंसिया का उपयोग किया जाता था दोस्तों, लेकिन आजकल क्या हुआ है? कंबाइन मशीन आ गई है। आजकल आधुनिक विज्ञान विकसित हुआ और कंबाइन मशीन और विनोइंग मशीन, फटकने वाली मशीन आ गई है। विनोइंग मशीन और कंबाइन मशीन आ गई है दोस्तों। कंबाइन हार्वेस्टर भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर एक ऐसा मशीन है दोस्तों, जो फसल की कटाई भी कर लेता है, थ्रेसिंग भी कर लेता है, अनाज को डंठल से अलग भी कर लेता है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं, है ना, और सफाई जैसे कार्य एक साथ कर लेता है दोस्तों, जिससे किसानों को समय और श्रम की बचत भी होती है। जिससे किसानों को श्रम और यानी समय की बचत भी होती है। कंबाइंड हार्वेस्टर एक ऐसा ही मशीन है। कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन से किसान एक ही बार में फसल की कटाई भी कर लेते हैं, थ्रेसिंग भी कर लेते हैं, इकट्ठा भी कर लेते हैं, साफ सफाई का काम भी हो जाता है। यह महत्वपूर्ण कृषि उपकरण है, जो प्रत्येक किसान के पास होना चाहिए, लेकिन महंगा आता है, इसलिए हर किसी के पास नहीं होता, तो किराए से बुलाते हैं और करते हैं, है ना। तो कंबाइंड मशीन आ गई है। नेक्स्ट है मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। एक हार्वेस्टर नाम की जो मशीन है, उसका उपयोग किया जाता है ना। कंबाइंड हार्वेस्टर जो फसल की कटाई भी यानी थ्रेसिंग भी कर लेता है, अनाज को डंठल से अलग भी कर लेता है ना, और सफाई के कार्य जैसे कुछ कर लेता है दोस्तों, तो हार्वेस्टर कहते हैं, उसको याद रखना है। बीज या दानों को भूसे से अलग करने को थ्रेसिंग कहते हैं, ये पता होना। थ्रेसिंग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग का मतलब होता है अनाज को डंठल से अलग करना, उसे थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेसिंग, है ना। इसलिए अब देखो यहाँ पे, इसलिए भारत में सभी भागों में कटाई के समय जब कटाई होती है, धान फसल हर फसलों की कटाई होती है, उस टाइम पे हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है दोस्तों। हर्षोल्लास एवं खुशी का माहौल होता है, कटाई चल रही करके, है ना। कटाई ऋतु में करते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व भी आते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत में जब कटाई का समय होता है, उसी टाइम पे पर्व भी मनाए जाते हैं, क्योंकि कटाई होगी, फसल कटेगी, तो किसान उसको मंडी में सरकार को बेचेंगे, तो उससे पैसे आएंगे दोस्तों, है ना। तो जैसे कि उसी हिसाब से त्यौहार भी हैं, जैसे पोंगल त्यौहार जो केरल में मनाया जाता है।
पोंगल त्यौहार जो केरल में मनाया जाता है, याद रखना है। वैसाखी का त्यौहार ये सिख नववर्ष पंजाब में मनाया जाता है। वैसाखी का त्यौहार ये सिख पंजाब में मनाया जाता है, जिसे सिख नववर्ष का प्रारंभ बोलते हैं। सिख नववर्ष है दोस्तों वैसाखी का त्यौहार। इसके अलावा होली आती है। होली में अपन ने देखे थे रबी की फसल को कटने के बाद होली आती है। इसके अलावा दिवाली आती है, जब खरीफ की फसल कटती है उसके बाद दिवाली आती है, तो दिवाली, होली। उसके अलावा न बन्या नाम का त्यौहार है, न बन्या नाम का त्यौहार, ये भी एक प्रकार का फसल उत्सव है दोस्तों। फसल उत्सव है, ये बंगाल में मनाया जाता है। न बन्या एवं बिहू, बिहू असम में मनाया जाता है। असम में बिहू असम में मनाया जाता है। जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये सब फसल से जुड़े हुए त्यौहार है ना। तो ये समझ में आ गया। वाला फैक्ट बहुत ईजी था, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद जो दोस्तों कटाई के बाद भंडारण में उन्हें नमी और कीट नमी हो जाती है, नमी नहीं होना चाहिए, सुखाने के बाद रखते हैं। तो भंडारण में उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है ना। किस किस से? कीटों से, चूहों से और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है दोस्तों। भंडारण में बीज को सुखाते हैं दोस्तों। भंडारण करने के पहले बीज को सुखाते हैं, है ना। जैसे गेहूं को, धान को भंडारण में बीज को सुखाया जाता है, नहीं तो उनमें नमी से फसल खराब हो जाती है। अगर नमी रही तो नमी से फसल खराब होगी दोस्तों, उसमें सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, चूहे, कीट लग जाते हैं, है ना। तो ये खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से अंकुरित क्षमता नष्ट हो जाती है दोस्तों। जैसे खराब हो गया मान लो सूक्ष्म जीवों से, कीटों द्वारा, तो उससे अंकुरित क्षमता, जो उसकी अंकुरित क्षमता नष्ट हो जाती है, ये पता होना। खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से अंकुरित क्षमता नष्ट हो जाती है। भंडारण जो है जूट के बोरों में किया जाता है दोस्तों। जो बोरे होते हैं, बोरे भंडारण जो है जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्र में भी करते हैं कई लोग, जिसे बीन्स कहते हैं। बीन्स, है ना, जो वहाँ पे रहता है, कहाँ, गोदामों में बीन्स में करते हैं, बीन्स में रखते हैं। इसके अलावा साइलो, बड़े बड़े और बड़े एरिया में रखना है उसको तो साइलोस होता है दोस्तों। साइलोस ऐसा होता है ड्रम टाइप का बहुत बड़ा, साइलोस में भंडारण गृह में, गोदामों में किया जाता है। भंडारण गृह में किया जाता है, ये याद रखना है। साइलोस में करते हैं, बीन्स में करते हैं, है ना, और बोरों में करते हैं, ये पता रहना चाहिए। नीम की सूखी पत्तियां, मान लो अपने घर में अपन ने 1 कुंटल गेहूं लिया और उसको रख दिए तो खराब ना हो 1 साल तक करके, उसका एक उपाय है नीम की पत्तियां, सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडार में उपयोग किया जाता है दोस्तों। अनाज के भंडार जो रहते हैं उसमें नीम की पत्ती तोड़ के डाल दो, तोड़ के ला लो और तोड़ के डाल दो। तो रासायनिक उपचार भी किया जाता है। कई लोग रासायनिक उपचार यानी दवा मिला के डाल देते हैं खराब ना हो करके, लेकिन एक देसी तरीका यही वाला है, नीम की पत्तियों को उसमें डाल दो तो खराब नहीं होते, सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है, कीटों से बचाया जा सकता है। तो नीम की पत्तियां डालते हैं दोस्तों। जैसे छोटे लेवल पे करना है तो, फिर भी बड़े लेवल पे भी नीम की पत्तियां डाली जाती है। तो नीम की पत्तियों में घरों में अनाज के बोरों में भर देते हैं, भंडारण में डाल देते हैं, तो उससे भी कीट और सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार होती है, तो आपको पता ही है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है। मछली से कौन सा तेल मिलता है? कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होती है, जिसमें विटामिन डी जो होता है अधिक मात्रा में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते रहता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऐसा पूछ लेता है, मछली स्वास्थ्य के लिए आहार है और इसमें मछली से कौन सा तेल मिलता है? कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है, ये पता होना दोस्तों, ये पता होना। इसके अलावा देखो, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है दोस्तों। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, उसे ही पशुपालन कहते हैं। पशुपालन कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें पशु यानी पालतू जानवरों के पालन पोषण, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य और उनके आश्रय स्थलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इसमें उनसे हमें दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, अंडे, ऊन आदि जैसे उत्पादन प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे ही पशुपालन कहते हैं। तो इस तरीके से लेक्चर खत्म हो गया। 2 फैक्ट याद रख लो, बस एक इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं मैं। कभी पूछा, जैसे मिट्टी में बार बार खाद्य पदार्थ डालते हैं अपन, यानी वो डालते हैं उर्वरक, तो उसमें क्या होता है? मिट्टी की अम्लीय ज्यादा हो जाती है दोस्तों। तो कभी पूछा मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ज़्यादा अम्ली हो गई तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चूने का तो आम
आमचूर याद रखना है। आमचूर चा से चूना, है ना, चा से अम्लता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूने का प्रयोग किया जाता है, बिना बुझा हुआ चूना डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालकर मिट्टी की अम्लता दूर किया जा सकती है। तो ट्रिक क्या है उसकी, आमचूर याद रखना है। चू से हो गया चूना और आ से अम्लता दूर करने के लिए। अब बात करते हैं अपन क्षारीयता, है ना। क्षारी, अगर क्षारी हो जाती है दोस्तों, तो क्षारी हो जाती है तो मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर क्षारीय हो गई ज़्यादा, क्षारीय तो ज ऐसा याद रखना, छा से हो गया क्षारीय और जा से हो गया जिप्सम, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है ना। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, जैसे कि अपन ने बात कर रहे थे, अम्लता को दूर करने के लिए आमचूर यानी चा से चूने का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही क्षारीयता को दूर करने के लिए छा ज जा से जिप्सम जैसे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये याद रख सकते हैं। इस तरीके से ये लेक्चर में इतना ही था। मैंने हैंडराइटिंग नोट्स के हिसाब से क्या बोलते हैं, नोट्स बिल्कुल अच्छी नहीं है यानी राइटिंग, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरी नोट्स बना पाऊँ दोस्तों, इसलिए मैंने जो नोट्स मेरे पास पहले बनी हुई थी जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उसी को मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ। तो आप थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क है, मैनेज कर लेना। बाकी कंटेंट और क्वालिटी में कोई कमी नहीं जाएगी, आपको सारी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देने का, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद।